हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं भीम सर, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था, लवक पढ़ा था, ठीक है, लवक। इसके बाद क्योंकि लवक किसका अंग है, कोशिका अंग, कोशिका का एक अंग है। इसके बाद पढ़ चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या होती है? यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, यह कोशिकाओं में फैला हुआ एक नलिकाओं की युक्त थैलेनुमा संरचना है, ठीक है। कैसी संरचना है? थैलेनुमा संरचना है, जो कोशिका को उसका आकार प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है। यह जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक, केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक क्या होता है? फैला हुआ होता है, ठीक है। पोर्टर ने इसे यह नाम दिया था, ठीक है, पोर्टर ने इसे यह नाम दिया था। अंतःप्रद्रवी जालिका ने किसने दिया नाम था? पोर्टर। क्या है? वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की होती है, तो दो प्रकार कैसे होती है? राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें राइबोसोम्स पाए जाएंगे वह खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका होगी। जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे वह चिकनी, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए, जैसे अब आपको बता दें थैलेनुमा संरचना होती है, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, तो ऐसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल दैट, ठीक है, जुड़ी हुई, जुड़ी हुई, ठीक है, एग्जाम्पल दैट मान लेते हैं, ठीक है। नलिका युक्त है पूरा कोशिका के अंदर ना। तो देखिए, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसमें राइबोसोम के कण क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो राइबोसोम के कण पाए जाएंगे तो क्या होगा? इसके सतह पर तीव्र पाए जाएंगे, तो कैसी हो जाएगी? ये खुरदरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। और जिसमें नहीं पाए जाएंगे तो कैसी होगी? स्मूथ होगी, चिकनी होगी, ठीक है, रफ एंड स्मूथ, ठीक है। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए, यह कोशिका द्रव्य में फैला, यह कोशिका द्रव्य में फैला नलिकाओं एवं थैलेनुमा संरचनाओं का देखिए, थैलेनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल है, जटिल जाल है, जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक, जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, कोशिका कला से केंद्रक झिल्ली तक फैली रहती है, ठीक। इसी में लिख लेंगे लाइन आउट। पोर्टर ने इसे यह नाम दिया, लिखेंगे, पोर्टर ने इसे यह नाम दिया, पोर्टर ने
इसे यह नाम दिया। ठीक, नई लाइन से लिख लेंगे। राइबोसोम्स की उपस्थिति, राइबोसोम्स की उपस्थिति की या अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। ठीक, तो हमने बता दिया, आप केवल पॉइंट लिखेंगे, इसमें कुछ लिखना है ही नहीं, क्योंकि जिसमें क्या होता है राइबोसोम की उपस्थिति होती है वही क्या होते हैं, खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, खुरदरी लिख दें, इसमें लिखेंगे खुरदरी या कणिका, खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, इसी में क्या दीजिए, सेकंड पॉइंट बोले, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, चिकनी खुरदरी क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स की उपस्थिति होती है, राइबोसोम के कण उसके ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए वो कैसी दिखती है, खुरदरी दिखती है। ठीक है, लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। ठीक है, कार्य क्या है आपको बताइए, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य, फिर डालिए अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। ठीक, लिख लीजिए। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, तो दो तीन पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह कोशिका की, लिख लीजिए पहले, इसमें लिखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। ठीक है, लिखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक, पहला पॉइंट लिखिए, यह कोशिका के अंतःकंकाल की भांति, यह कोशिका के अंतःकंकाल की भांति कार्य करती हुई, अंतःकंकाल की भांति कार्य करती हुई कोशिका के आकार को, कोशिका के आकार को बनाए रखती है, कोशिका के आकार को बनाए रखती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए। ये जो होती है, ये कोशिका क्या करती है, यह कोशिका को प्रत्यास्थ व लचीला बनाती है, क्योंकि क्या होती है, होती तो अंतःकंकाल की भांति है, लेकिन इसमें कोई कोशिका है तो क्या करती, उसको क्या करती, प्रत्यास्थ, मतलब टिकाऊ और लचीला, मतलब कोशिका इसीलिए क्या होती है, लचीली होती है, इसी कारण। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अब दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए, यह कला जीवात जनन, यह कला, कला मीन्स क्या होता है, ड्राइंग नहीं है यहां पे, कला मीन्स झिल्ली, झिल्ली ये भी नहीं, क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। ठीक, मतलब किसी कोशिका की बाह्य त्वचा या बाह्य आवरण क्या बोलते हैं, कला या झिल्ली, या इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, यह कला जीवात जनन, जीवात जनन द्वारा
केंद्रक कला के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। पुनर्निर्माण में सहायता करती है। ठीक, इसके बाद देखिए आप आपके जो हमने दोनों पॉइंट लिखाए थे, ठीक है, इसके दो प्रकार ना, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। तो दोनों के कार्य देख लीजिए, दोनों कार्य लिख लीजिए इसी में। तो थर्ड पॉइंट आप डालेंगे, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, उनके भी एक एक कार्य हो जाएंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि वहां पर भी उनकी डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगी कि वो क्या है। तो लिख लीजिए, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करती है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करती है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इसी में फोर्थ पॉइंट होगा ना, जो भी हो लिख लीजिए। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका ग्लाइकोजन एवं वसा का, ग्लाइकोजन एवं वसा का संग्रह करती है, वसा का संग्रह करती है। ठीक, ये होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है, ठीक है, ये अंतःप्रदेवी जालिका क्या कार्य है, समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा कोशिकांग आएगा गाल्जी काय। क्या आएगा? गाल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। ठीक, गाल्जी काय क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। ये क्या होता है? तो जो हमारे उच्च पादपीय जंतुओं में अंतःप्रदेवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गाल्जी काय या डिक्टियोसोम, ठीक है, कहते हैं। तो डिक्टियोसोम कहाँ पे कहते हैं? गाल्जी काय जो है वो जंतुओं में कहेंगे, और जो डिक्टियोसोम है वो कहाँ पे? पौधों में उसको कहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे दो नाम दिए गए हैं, गाल्जी काय या डिक्टियोसोम। समझ में आया? उच्च पादप व जंतुओं में अंतःप्रदेवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अंतःप्रदेवी जालिका जो आपको होता है उसी से जुड़ी हुई क्या होती है? गुच्छाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? गाल्जी काय। अगर इनका फिगर की बात करेंगे तो इनका फिगर आप ड्रा कर लीजिएगा। देखिए, ऐसे गोलाकार भी आ जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी आ जाती हैं। चिकनी, क्लियर हो पॉइंट? ऐसे रफली फिगर बनाया है, आप बुक से बनाएंगे तो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यह वसा और प्रोटीन की बनी दोहरी कला संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इसकी खोज 1898 में, कब? 1898 में कैमिलो, ठीक है, कैमिलो गॉल्जी ने की थी। कैमिलो गॉल्जी ने की थी। कैमिलो गॉल्जी, इसीलिए इसका नाम क्या करा? गाल्जी काय। ठीक है, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक है लगभग जो भी हम देखते हैं उनका कुछ ना कुछ में जो नाम होता है कुछ ना कुछ के टाइटल से जुड़ा ही हुआ होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। अब ये जंतु कोशिका प्राय क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में लगभग एक ही पाई जाती है, लेकिन जो पौधे होते हैं, उच्च पादप होते हैं, उनमें एक से अधिक भी पाई जाती है। ठीक है, अब इनके निर्माण में झिल्लीयुक्त चपटी थैलियों के समान संरचनाएं भाग लेती हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं।
अब इनका कार्य क्या है? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका से क्या होता है? पैकेजिंग उपगाल्जी का उपकरण, इसके द्वारा विभिन्न स्थानों का स्थानांतरण होता है। जो संश्लेषण पदार्थ होता है इसी के द्वारा क्या होता है? स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। गाल्जी का द्वारा पदार्थों का रूपांतरण भी होता है, जो कि कोशिकांग में समान शर्करा जटिल शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। हार्मोन्स, गोंद, रेजिन आदि का श्रावण इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद कोशिका भित्ति के पुनर्निर्माण में सहायता करता है। लौह, तांबा, स्वर्ण आदि आयनों का अवशोषण करता है। ठीक है, तो इसको हेडिंग डालेंगे गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय लिखिए। इसकी खोज लिखिए, इसकी खोज सन 1898 में, सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की, लिखा हुआ कहा है। ठीक है, कैमिलो गाल्जी ने की। लिख लीजिए, यह उच्च पादपों व यह उच्च पादपों में व जंतुओं में अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन वह चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है। वह चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गाल्जी काय या डिक्टियोसोम, ठीक, गाल्जी काय या डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, गाल्जी काय या डिक्टियोसोम, ठीक, लिख सकते हैं पादप में कहते। क्लियर हो पाए? ओके, अब लिख लीजिए गाल्जी काय के कार्य। गाल्जी काय के कार्य लिखिए, गाल्जी काय के कार्य, क्या कार्य? लिखिए, गाल्जी काय के प्रमुख कार्य, गाल्जी काय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। गाल्जी काय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, ठीक है, ER द्वारा, ER मतलब ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ER द्वारा संश्लेषित ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का पैकेजिंग गाल्जी काय उपकरणों द्वारा करके कोशिका के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होता है। समझ में आया? जो वसा, जो भी
आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य पढ़े थे, ठीक है। तो उसके जो कार्य थे, तो उनका जो एक पैकेट बनता है, पैकेजिंग होती है कि जो वसा का, प्रोटीन का जो भी हुआ, ठीक है, तो उसको क्या करता है, गाल्जी काय के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है, ठीक है। इसका कार्य यही है कि जो ईआर का प्रोडक्ट है उसको कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाना, स्थानांतरण करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए इसका, हार्मोन्स, गोंद, रेजिन आदि का श्रावण करना, आदि का श्रावण करना इसी के द्वारा होता है। अगला लौह तांबा, लौह तांबा स्वर्ण आदि आयनों का अवशोषण करना, आदि आयनों का अवशोषण करना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करना, शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करना, ठीक है। शुक्राणु के अंग जैसे क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक बोलते एक्रोसोम, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे शुक्राणु होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अग्रपिंडक का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है, अग्रपिंडक होता है, इसका निर्माण करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लयन काय, ठीक है। लयन काय, लाइसोसोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, लिख लीजिए। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते, थोड़ा सा जल्दी करिए आप लोग बस। लयन काय, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। ग्रीक भाषा में, अब लाइसोसोम है क्या, तो ग्रीक भाषा में लाइसो शब्द का अर्थ होता है पाचक तथा सोम का अर्थ होता है काय, ठीक है। तो पाचक ये क्या करती है, कोशिकाओं में जो कुछ होते हैं उनको क्या करती है, पचाने का कार्य करती है। अब पचाती क्या है देखते हैं। यह पूर्व केंद्रीय एवं जंतु कोशिका में प्रमुखता पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में और जंतु कोशिकाओं में ही मिलता है, ठीक है, एनिमल सेल्स में ही मिलता है। अब इसकी खोज सन 1955 में CD डुवे ने की थी। लयन काय में जल अवघटनी एंजाइम भरे होते हैं, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी कारणवश फट जाए तो इससे निकलने वाले एंजाइम कोशिका का विघटन कर कोशिका को मृत कर देते हैं, ठीक। यह अपनी लयन काय क्रियाविधि द्वारा हानिकारक बाह्य तत्वों, मृत कोशिकाओं तथा खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करके अपने पाचक एंजाइम द्वारा इसका पाचन कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आत्महत्या या घाती थैली, ठीक। इसमें देखिए जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, लाइसोसोम भरा हुआ, तो लाइसोसोम के अंदर जो भी तत्व है वो क्या करता है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है या कह सकते हैं कि हानिकारक है, विषयुक्त है, तो उनका क्या करते हैं, ये अपघटन करके उनका क्या करते हैं, पाचन कर देता है। लेकिन जब इसे क्या होता है, इसे जब लगता है कि ये स्वयं फटने वाला है या स्वयं विष हो गया, तो स्वयं अपने आप को क्या करता है, खत्म कर लेता है। क्योंकि इससे लगता है कि ना ये फटेगा तो कोशिका पूरी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, मृत हो जाएगी, इसलिए स्वयं को ये खत्म कर लेता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक। क्लियर हो पॉइंट। अब इसका कार्य क्या क्या है, समसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है उसमें उत्प्रेरण करता है, ठीक है। मृत कोशिकांग हानिकारक बाह्य तत्व आदि का पाचन करता है, बताया आपको, जो बाह्य तत्व होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं, उनको क्या करता है, पाचन करता है। और प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। निषेचन के दौरान अंडाणु की बाह्य कला का पाचन करता है, ठीक है।
अंडाणु की जो बाह्य कला होती है उसका क्या करता है, पाचन कर लेता है। ठीक, एक कोशिका, इसलिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, लिख लीजिए इसमें जल्दी से थोड़ा सा हेडिंग डालिए, लायनकाय लाइसोसोम। ग्रीक भाषा में लिख लीजिए, ग्रीक भाषा में लाइसो, ग्रीक भाषा में लाइसो, लाइसो का अर्थ क्या होता है, पाचक, तथा सोम का अर्थ क्या होता है, काय। ठीक, काय मतलब बॉडी। ठीक है, काय होता है। ठीक, लिखो इसकी खोज सन 1955 में सी डी डुबे ने की, लिख लीजिए सी डी डुबे ने की। लिखो यह पूर्व केंद्रीय एवं जंतु कोशिका में ही प्रमुखतया पाया जाता है। जंतु कोशिका में ही प्रमुखतया पाया जाता है। लिख लीजिए इसमें एक लाइन, लयनकाय में जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। लयनकाय में जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती मतलब सुसाइडल बैग। ठीक है, आत्मघाती थैली मीन्स सुसाइडल बैग होगा। ठीक है, क्योंकि यदि, लिख लीजिए इसमें एक लाइन, क्योंकि यदि किसी कारणवश या फट जाए तो इसमें से निकले एंजाइम कोशिकाओं का देखो ये फटेगा तो जितने कोशिकांग होंगे सभी तो प्रभावित हो जाएंगे। कोशिकाओं का विघटन कर कोशिका को मृत कर देते हैं। ठीक, इसके बाद लयनकाय के कार्य, हेडिंग डालिए, लयनकाय के कार्य। ठीक, इसमें एक लास्ट हेडिंग और बची हुई, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से लिखिए बस। हेडिंग डालिए, लयनकार्य का कार्य। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लीजिए बस। लयनकाय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। लयनकाय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। लिखिए पहला पॉइंट, थोड़ा जल्दी करिए। समसूत्री कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण करना। ठीक, दूसरा, मृत कोशिकांग हानिकारक बाहरी तत्व आदि का पाचन करना।
पाचन करना। ठीक, आदि का पाचन करना। लिख लो। निषेचन के दौरान, अगला पॉइंट, निषेचन के दौरान, निषेचन के दौरान अंडाणु की बाह्य कला का पाचन करना। अंडाणु की बाह्य कला का पाचन करना। ठीक, हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग होगी कोशिकांग की। जो कोशिकांग होता है रसधानी। क्या होता है? रसधानी। ठीक, रसधानी, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल ये क्या होती है? पादपों में ये जो वैक्यूल होती है, रसधानी होती है, पादपों में पाई जाने वाली कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं। कैसी होती है? पादपों में ही पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है। इसमें जिसे टोनोप्लास्ट, वह इसमें भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं। यह एक बड़ी लगभग गोलाकार संरचना जो आपस पादप कोशिकाओं को बड़ा भाग घेरती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं जल संग्रहण करती है, अतः इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार भी कहते हैं। इसे रसधानी भी कहते हैं। प्राकृतिक भंडार भी होता है पौधे का और रसधानी। अब इसके कार्य क्या है? यह पादप कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सूखने की संभावना कम होती है, इसलिए आपको लगता है कि पौधा सूखता बहुत कम है। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व जल आदि का संग्रहण कर लेती है, जिससे क्या होती है? इससे पौधे को बाद में भी ऊर्जा मिलती रहती है। इसके बाद संकुचन एवं परासरण उत्सर्जन आदि की नियंत्रण करता है। अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित कर कोशिका की रक्षा करती। ठीक, तो लिख लीजिए इसमें रसधानी हेडनाली। लिख लीजिए पादपों में ही, लिख लीजिए पादपों में ही पाई जाने वाली, पादपों में ही पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पादप कोशिका, तो उसी में आपने आकार देखेंगे ऐसे संरचना लगभग होती है। इसे क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपशिष्ट जो होता है द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, लिख लीजिए एकल कला से बनी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट, वह इसमें भरे द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। वह इसमें भरे द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव या कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, यह विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं जल का संग्रहण करती है। अतः इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं। अतः इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं। इसे रसधानी भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया?
आशा है समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस राजधानी के, अब लिख लीजिए राजधानी के कार्य। अगर थ्योरी से आपको नहीं समझ में आया तो कार्य से आप समझ लीजिए इसका कार्य क्या होता है, तो समझ में आएगा राजधानी क्या है। क्योंकि ये क्या है, पौधों की कोशिकाओं, पादपों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। इसे ये कह सकते हैं, इसे अपनी भाषा में हम कहेंगे तो इसे कचरा पात्र भी कह सकते हैं। कचरा पात्र मतलब, कचरा पात्र क्या होता है, डस्टबिन ना, डस्टबिन। जैसे हम घर होता है तो घर में क्या रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं। तो कोशिका में क्या है, ये कोशिका मान लेते हैं, तो कोशिका के अंदर क्या है, एक बड़ा सा चैम्बर बना हुआ है, इसे क्या है, डस्टबिन कहते हैं। डस्टबिन यहाँ पे नहीं, इसे कोशिका राजधानी कह देंगे। हम घर पे डस्टबिन कहते हैं, तो ये घर होता है, ये कोशिका है, पादप कोशिका है, तो ये क्या होगी, राजधानी होगी। डस्टबिन में हम क्या रखते हैं, जो घर का कूड़ा कचरा उसी में डस्टबिन डालते हैं। तो इस पौधे के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, वो सब क्या किसमें होते हैं, राजधानी में होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो कार्य लिख लीजिए। राजधानी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। राजधानी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। लिख लीजिए। यह पादप कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। यह पादप कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। सेकेंड पॉइंट, वसा, कामा कार्बोहाइड्रेट, कामा प्रोटीन, कामा जल आदि का संग्रहण करती है, आदि का संग्रहण करती है। थर्ड पॉइंट, संकुचन द्वारा परासरण, कामा उत्सर्जन आदि को नियंत्रित करती है, आदि को नियंत्रित करती है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थ को, अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित कर कोशिका की रक्षा करती है, कोशिका की रक्षा करती है, ठीक है। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसको चैप्टर कंप्लीट करिए, लर्न याद भी करते रहिए। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, पूरी पीक्स इसकी चल रही है, ठीक है। तो इसमें अपने आप को बचाए रखिए, परिवार को बचाए रखिए, और जितना हो सके पढ़ते रहिए। सत्र आपका सोने नहीं है, आपका सत्र चल रहा है तो आपको पढ़ना है, पढ़ते रहिए। परीक्षा भी होगी, जिस माध्यम से होगी वो सरकार द्वारा निर्धारित है, आपको मैसेज भी किया गया है, ठीक। और कार्य पूरा करिए, कॉपी चेक कराइए। इसके बाद हाँ, आपको बता दें, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको बताइए, जोड़िए उनको। और क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहे कि हाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, हमें आपकी भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना तो हम चाहे जितना पढ़ाएं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और धैर्य बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।